नमस्कार, सच में धड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्फ बिल संशोधन को लेकर सियासत जारी है। केंद्र की मोदी सरकार 2 अप्रैल यानी कल सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी। इसके लिए बीजेपी ने सभी लोकसभा सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और वित्त निगरानी पुख्ता होगी, अवैध कब्जे हटेंगे और वक्फ बोर्ड की जवाबदेही तय होगी। लेकिन विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रहा है। बीजेपी कह रही है कि पारदर्शिता जरूरी है, जबकि कांग्रेस और एआईएमआईएम इसे अधिकारों में कटौती बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष से राजनीति छोड़ने और तर्क के साथ अपना पक्ष रखने की अपील की है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार वक्फ बोर्ड को कमजोर करना चाहती है। इस मुद्दे पर संसद से सड़क तक घमासान मचा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या ये पारदर्शिता लाने की कोशिश है या एक और सियासी विवाद? क्या इस सत्र में वक्फ बिल को पास करा सकेगी सरकार? आज होगी चर्चा इसी पर। वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंजीमें वो इस बिल की मुखालिफत कर रही हैं। ये वक्फ की गई तमाम ज़मीनों को जो है मैं दूसरे लोगों के हुकूक हो जाएंगे। हालांकि जो ज़मीनें हैं वो अल्लाह ताला की, किसी ज़ात की नहीं है, पर्सनल किसी शख्स की नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार ला रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम पक्षों को बहुत पेशेंटली सुना है। सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए और चर्चा हो गया, अच्छा बिल पास होगा। लेकिन जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। वो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को वाजे कर चुकी हैं कि ये प्रपोज अमेंडमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं। लिहाजा मेरी तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोगों की यही अपील है कि आवाम के आवाज़ को सुनें, इस बिल को पार्लियामेंट से पास ना होने दें, क्योंकि अगर ये पास होता है तो ये मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो वक्फ बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष आर पार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अब सवाल ये है कि आखिरकार ये बिल सरकार कैसे पास कर पाएगी, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी कि 2 अप्रैल को ठीक 12 बजे इस बिल को लेकर आया जाएगा, जिसमें सभी को व्हिप जारी किया गया कि सभी सांसद इस दरमियान मौजूद रहे। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध के जो सुर है वो यहाँ पर जरूर सुनाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौलाना है जो इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। आज होगी चर्चा इसी पर। सीधे रुख करते मेहमानों को प्रवक्ता है बीजेपी से जयपाल सिंह मल्होत्रा, स्वागत है आपका। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से संदीप कलवानिया, आपका भी स्वागत है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं एकलव्य सिंह, आपका भी स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर है मोहसिन राशिद, आपका भी स्वागत है। और वहीं पर एसडीपीआई के प्रदेश उपाध्यक्ष है डॉक्टर शहाबुद्दीन खान, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। जयपाल जी, आपका रुख करते हुए, बिल को लेकर तो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। सरकार कह रही कि बिल बहुत अच्छा है मुस्लिमों के लिए, लेकिन कुछ विपक्ष की पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये बिल अच्छा नहीं है, और कुछ मुस्लिम वर्ग के मौलाना है वो भी ये कह रहे हैं कि बिल अच्छा नहीं है। पहला सवाल सर यही है कि आप इस बिल को कैसे पास कर पाएंगे? देखिए ऋचा जी, पिछले 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिकल अपीजमेंट राजनीति की वजह से जी जो इस देश के मुसलमान हैं उनकी ग्रोथ को, उनकी एजुकेशन को, उनकी वेलफेयर को रोक के रखा, उसके बारे में चर्चा नहीं की। आज यदि हम 21वीं सदी में हैं और इसकी बात न करें कि रेगुलाइज हो, कुछ चीज़ें हो जो समाज में चर्चा होनी चाहिए, और जैसा अभी किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला बिल है जिस पर व्यापक चर्चा हो,
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा हो, सब लोग आपस में चर्चा करें। क्या केवल आंख मीच के, आंख मूंद के और कुछ लोग वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कितनी कितनी सालों से 3000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो विरोध कर रहे हैं नेता, एआईएम के नेता, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी कितनी सालों से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए। क्या किसी भी रेगुलाइज जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जो भी रूमर्स फैला रहे हैं वो मुसलमान विरोधी लोग हैं। ये मुसलमानों के पक्ष के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बिल लाया गया है। उनकी प्रॉपर्टियों को किसी प्रकार की जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है, रेगुलाइज्ड है, कहां दिक्कत है? कौन छीन लेगा, क्या कर लेगा? लेकिन जिन लोगों ने कब्जा जमा के रखा हुआ है और कई सालों से जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियां, बिल्डिंगे बने हुए कॉमर्शियल, उनका किराया आता है लाखों में। और हम बात करते हैं 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, वो क्लेरिफाइड है। क्या हम इस देश में चर्चा ही नहीं करें? ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक का विरोध करते थे, ये वही लोग हैं जो एनआरसी और सीए का विरोध करते थे। लेकिन ये देश के मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं। कांग्रेस की पॉलिटिकल अपीजमेंट पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाले हैं। आप देखिए कैसे, किस प्रकार के स्टेटमेंट में कोट करना चाहूंगा। संशोधन बिल के पक्ष में सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन सजाजुद्दीन काउंसिल, हम वक्त के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। दरगाहें वक्त एक्ट की पीड़ित हैं। हम वक्त एक्ट के संशोधन की मांग करते हैं, डिमांड आई है। दूसरे हैं सैयद फरीद अहमद निजामी, सदस्य सजानशील काउंसिल, वक्फ बोर्ड में जमीन की मामले की जटिलता बढ़ा दी है। एक बार जमीन वक्फ के पास चली गई तो वापस नहीं लिया जा सकता है। सरकार संशोधन के जरिए ऐसी जटिलताओं को दूर करना चाहती है ताकि गरीब मुसलमानों को न्याय मिल सके। ये वो देश के मुसलमान हैं जो वास्तव में वेलफेयर के लिए सोचना चाहते हैं। आप सोचिए, 65,000 मुकदमे, 65,000 डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट पड़े आज। क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? हमें मुसलमानों के लिए जो भी वेलफेयर के काम है उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और आगे इसमें कदम बढ़ा चुकी है। और मैं समझता हूं ये बिल पास होगा और देश में कानून बनेगा। ठीक है संदीप जी, ये बौखलाहट क्यों है आपके अंदर? अगर कुछ मौलाना इसका समर्थन करते हैं इस बिल का, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इतनी चिंता क्यों हो रही है आप लोगों को? देखिए, ये जो बिल लाया जा रहा है वो बिल्कुल ही देश को बांटने का काम किया जा रहा है। इस बिल में जो आप जैसे इसमें देखें, विपक्ष जितने भी दल हैं विपक्ष के, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। अब इनकी सोच में ही खोट है। आप देखें, जब ये जो बिल लाया जा रहा है वो जितने दल हैं जो वो सभी इसके विरोध में है। ये जो बिल लाया जा रहा है सिर्फ पोलराइजेशन के लिए लाया जा रहा है। आप देखिए, आप देखिए जो वक्फ बोर्ड में जो कानून लाया गया था, जो इसके डिसेंट, जो इनके जो डिसेंट नोट थे जो सांसदों विपक्ष पार्टी का नाम लगाए ले गए दिया। थे। संदीप जी मेरी बात सुनिए, आपने विपक्ष का नाम तो ले दिया, लेकिन कुछ ऐसे मौलाना है जो मुस्लिम वर्ग से हैं, वो तो समर्थन कर रहे हैं। आप उनका नाम तो लीजिए कम से कम। नहीं, वो उन लोगों की अलग है, उन लोगों की सोच अलग है। आप देखिए जो 428 पेज की जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो 428 पेज की जो रिपोर्ट पेश की गई है जेपीसी में, वो बिना किसी विस्तृत चर्चा के इन्होंने पेश की है और उसको सभी संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए इन्होंने पेश की है। वो किस कैटेगरी में जो इसका समर्थन कर रहे हैं इस बिल का? सरकारी मुसलमान। नहीं, वो तो सरकारी हैं जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, वो बिल्कुल गलत है। मगर जो जेपीसी में जो इन्होंने जो चर्चा जो की गई है, मौलाना हो गया, जो बिल का विरोध करे वो आपका साथी हो गया। क्या बातें कर रहे हैं? उठाए गए थे। आप देखिए एनडीए के जो 14 जो अमेंडमेंट थे वो इन्होंने स्वीकार कर लिए अमेंडमेंट। इसके बाद में अपोजिशन ने जितने भी अमेंडमेंट दिए हैं, उन्होंने जो सुझाव दिए थे वो एक को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये एक तरह से इनको देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, देश में ये सौहार्द को बिगाड़ने की काम कर रहे हैं। इनका जो उद्देश्य है वो देश में सिर्फ और सिर्फ धन को बांटने के अलावा इनको वोट लेने की राजनीति है इनकी, और इनमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा। आप देखिए, ये किसानों का जो बिल लेके आए थे, जो काला कानून था, उसको ये इन्होंने एक तरह से थोपना चाह रहे थे। उसके बाद में इनको बैकफुट पे आना पड़ा जब इसका विरोध हुआ, जब देश में सभी ताकतें एक तरफ हुई और उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल गलत है। वैसे ही आप देखना, कल आप इसके बाद में इनको बैकफुट पे आना पड़ेगा। देखते हैं। अभी फिलहाल मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहसिन राशिद। मोहसिन खान जी, पहले सारे सवाल यही है मेरा आपसे, क्या आप इस बिल का समर्थन करते हैं? मोहसिन जी, चलिए मोहसिन जी, आपको आवाज मिल रही है? आप इस बिल का समर्थन करते हैं सर? नहीं सर, बिल्कुल समर्थन नहीं करते। सारे मुसलमान, ये मान के चलिए आप कि सिर्फ जो जिनको सारे मुसलमान मत बोलिए सर, जिनकी कोई सारे मुसलमान मत बोलिए, सिर्फ वो समर्थन कर रहे हैं। कोई भी मुसलमान, क्या बोल रहे हैं आप? एजेंडा मत फैलाइए सर। मोहसिन जी, सारे मुसलमान मत बोलिए सर, कुछ मुसलमान बोल सकते हैं, आप सारे मुसलमान मत बोलिए सर। सारे मुसलमान,
गलतफहमी है आपकी गलतफहमी गलतफहमी सर मौशन जी आपको है। 99.9% इस वक्त बिल के विरोध में है। गलतफहमी आपको है मौशन जी, मुझे नहीं है। उनकी कोई रगें बीजेपी के हाथ में ब्लैकमेल कर सकती है बीजेपी। चलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। डॉक्टर शहाबुद्दीन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? सर, एक एजेंडा चल रहा है कि इस बिल के आने से जो भी मस्जिद है या जो मदरसे है वो छिन जाएंगे। सर कैसे, मुझे ये बता दीजिए कैसे छिनेंगे? सिर्फ एक गाना बना दिया है, छिन जाएंगे छिन जाएंगे छिन जाएंगे। अब बताइए सर कैसे छिन जाएंगे सर इस बिल के आने से? क्या है मैडम, आप एक माइंड सेट जी, आप एक जो है मुस्लिम विरोधी माइंड सेट के साथ यहाँ बैठे हैं। आप सर क्या बातें कर रहे हैं शहाबुद्दीन जी? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं न्यूज एंकर हूँ, पत्रकार हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ बस। वो निष्पक्ष नहीं है, तो एक एक्टर को निष्पक्ष होना चाहिए। शहाबुद्दीन जी सवाल मत मुझ पर खड़ा कीजिए। शहाबुद्दीन साहब सवाल मत खड़ा कीजिए मेरे ऊपर सर। मैंने एक सिंपल सवाल, आप लोग कह रहे हैं, अगर आप लोग कह रहे हैं कि भाई आपकी मस्जिद छिन जाएगी, आपके जो मदरसे वो छिन जाएंगे, मैं सवाल पूछा कैसे छिनेंगे सर, मुझे ये बताइए ना आप लोग। मैं बता रहा हूँ ना, पहली चीज तो आप भ्रम फैला रही हैं कि भ्रम आप लोग फैला रहे हैं। शहाबुद्दीन जी भ्रम आप लोग फैला रहे हैं। मेरी सुनिए, मुश्किल से 100 बिके हुए मौलाना हैं जो इसके बिल के पक्ष में बोल रहे होंगे, जिनको टुकड़े मिल गए होंगे। बाकी देश का 99% मुसलमान जो है इस बिल का विरोध करता है। अब कैसे छिन जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बताइए। इस बिल में प्रोविजन ये है कि जो प्रॉपर्टी यूजर बाय वक्त है उसको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो उन प्रॉपर्टी का री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब एक प्रॉपर्टी, एक मस्जिद 500 साल से इस्तेमाल हो रही है, एक कब्रिस्तान 500 साल से इस्तेमाल हो रहा है, एक दरगाह 500 साल से इस्तेमाल हो रही है। री रजिस्ट्रेशन के लिए उसके कागज कहाँ से लेके आएंगे? जब कागज नहीं आएंगे तो वहां डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। इस तरीके से वो उन प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सरकार है अपने मोहम्मद के दादागिरी से, मोहम्मद के बल पे 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों को दबा रही है, उनके अधिकारों को छीन रही है, उनकी दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, आज इनके पास मोहम्मद है, लेकिन सरकार ये जानते कि ये जिस वक्त तीन किसान बिल लेके आई थी, तभी सरकार ने यही कहा था कि किसानों के भले के लिए है, लेकिन किसानों ने कहा ये भले के लिए नहीं है, तो ये वापस लेना पड़े। तो ऐसा ही ये जो अमेंडमेंट बिल है इसके साथ होने वाला है। सरकार चाहे कितना ही भ्रम फैला दे और कितना ही कह दे कि ये जो है वो वक्फ के मुसलमानों के लिए भले के लिए है, देश का मुसलमान इसके लिए संवैधानिक तरीके से जो भी रास्ते कल एक सवाल पूछा था मैंने आपसे खान साहब, ठीक है, कल मेरे साथ आप जुड़े हुए थे, मैं सवाल पूछा था सच्चर रिपोर्ट जो आई थी उसके बारे में पता है सर आपको? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में पढ़ा है उसके बारे में सर? उस रिपोर्ट में क्या कहा गया वो आप जानते हैं अच्छे से? बता देता हूँ, सुन लीजिए आप। बता दीजिए। सच्चर कमेटी ने कहा कि इसकी इनकम बढ़ सकती है 12,000 करोड़ तक। अब ये मैं पूछ रहा हूँ, इस बिल का अगर आपने ड्राफ्ट पढ़ा हो तो उस ड्राफ्ट में ऐसा कोई मुझे बता दीजिए जिससे वक्फ बोर्ड की इनकम का कोई ना कोई प्रपोजल या प्रोजेक्ट इनके पास है, वो आप मुझे बता दीजिए। मेरा भी ड्राफ्ट पूरा पढ़ा हुआ है और आप भी पढ़ लीजिए। और 11 साल से तो ये सब काम में है, तो 11 साल में तुमने ऐसा कौन सा एफर्ट्स किया कि जिसके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बढ़ सकती, उसकी आय बढ़ सकती थी? क्योंकि वक्फ बोर्ड का और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का अपॉइंटमेंट जो है, कुछ कहना चाहते हैं फिर मैं एकलव्य जी का रुख करूंगी। ठीक है, मौशन जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर एकलव्य जी का रुख करूंगी मैं। मौशन जी क्या कह रहे हैं आप? जी मैं आपसे दो बातें कहना चाह रहा हूं। आप दो चीजें गलत कोट कर रही हैं। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको सही कोट करना चाहिए। पहले भी आपने ये कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में है कि 12,000 करोड़ वक्फ संपत्ति की आय हो सकती है, जो एक गलत तथ्य है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये कहीं नहीं है। दूसरी बात, आप ये गलत मिस इंटरप्रेट कर रही हैं। आप गलत एक लोगों को मैसेज दे रही हैं कि मुसलमान दो गुटों में बटे हुए। मुसलमान कोई दो गुटों में नहीं बटे हुए, मुसलमान इसके विरोध में है। आप जिन लोगों का कह रही हैं वो इसका समर्थन करते हैं। मौशन जी ऐसी बहुत सारी आपको बयान सुना दूंगी मैं, जो मुस्लिम वर्ग से है और कह रहे कि मुस्लिम का समर्थन करते हैं, और कई ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही कि मुस्लिम का समर्थन करते हैं। आप कैसी बातें करें मौशन जी? एजेंडा तो आपने चला रखा है, आप फैला रहे गलतफहमी को सर। बात रखने के लिए बुलाया तो झूठा इल्जाम मत लगाइए मौशन जी, आपने मुझे मेरी झूठा इल्जाम मत लगाइए। ठीक है, मैं जाऊं, मुझे पूरा बोलने देंगी? नहीं बोलने देंगी मुझे? पूरा इल्जाम मत लगाइए, बोलिए सर, तथ्य पर बात कीजिए, फैक्ट पर बात कीजिए,
उल्टा आप ऐसा मेरी मत बात लगाइए सुनिए। बस आप मेरी उल्टा ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी सर मैं, उल्टा ऐसा मत लगाइएगा और झूठा ऐसा मत लगाएं। मेरी बात पूरा हाँ। होने मेरी बात पूरा ठीक है, होने 10 के सेकंड बाद आपके आप ये पास। बताएं कि मैं झूठा हाँ। इल्जाम लगा रहा हूं या 10 सच्चा लगा सेकंड, 10 रहा हूं। सेकंड। मैं जो कह रहा हूं आपसे, मेरी बात सुनिए, मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो लोग इसके फेवर में हैं, उनमें जिस चिश्ती की आप बात कर रही हैं, जिसको किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है, उसका सगा चचा नफीस चिश्ती सनातनी बालिकाओं के रेप कांड में, अजमेर रेप कांड में मुलव्विस है और उसे छूट चाहिए। दूसरा आदमी है नसीरुद्दीन चिश्ती, वो शेरू, जिसकी औकात ये नहीं है कि वो अजमेर की गलियों में घूम सके। वो टोक आ जाए तो उसके जूते मार के कपड़े फाड़ दे लोग। उसे 2 करोड़ का फंड बीजेपी शब्दों की गवर्नमेंट की मर्यादा वजह से रखिए, शब्दों की मर्यादा रखिए, शब्दों की मर्यादा रखें मोहसिन जी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए आप सर, ये शब्द ना आपको शोभा नहीं देते हैं। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और ये शब्द आपको शोभा नहीं देते हैं मोहसिन साहब। एकलव्य जी, ठीक है सर, एकलव्य जी। देखिए ऋचा जी, 15 मिनट तक मैंने सबकी बातें सुनी। मैं अपेक्षा करूंगा कि 2 मिनट का वक्त मुझे भी मिले। देखिए, मैं आपके सामने आपके दर्शकों के लाभ के लिए सबसे पहले तो कुछ स्टेटमेंट्स रखना चाहता हूं कि जो वक्फ एक्ट है उसका जो वर्तमान प्रारूप है उसमें जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए ये वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है। देखिए, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाह या जो अन्य मुस्लिम स्थल हैं उनको हड़पने जैसी बात कंप्लीटली मनगढ़ंत है। ये जो वक्फ का जो कानून है ओरिजिनली मुसलमानों की मदद के लिए लाया गया था, परंतु इसका जो वर्तमान प्रारूप है उससे ऐसा हो नहीं पा रहा, इसलिए यह संशोधन आवश्यक है। जैसे कि 9 लाख करोड़ की लगभग जो प्रॉपर्टीज हैं वो वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं, लेकिन इससे जो आय होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। तो इसमें जो जरूरी आवश्यक संशोधन है वो करके वो आय बढ़ानी है ताकि जो जरूरतमंद मुसलमान हैं उनकी मदद हो सके। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इसका वर्तमान प्रारूप है उसमें जवाबदेही और जो पारदर्शिता है जो नहीं है उसको तय करनी पड़ेगी। ये सब जो बातें हैं ये मैं नहीं कह रहा, ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं कह रहे, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं वो नहीं कह रहे, भाजपा नहीं कह रही, सरकार नहीं कह रही। हम जहां पे बैठे हैं यहां से ठीक 125 किलोमीटर दूर एक अजमेर शरीफ दरगाह है जो हमारे प्रदेश या देश नहीं इस विश्व के मुसलमानों के लिए एक सबसे जिसे कहते हैं कि पाक स्थल माना जाता है। उसके जो चीफ हैं जिनका नाम हाजी सैयद सलमान चिश्ती है, उन्होंने कहा है। आती हूं खान तो अब दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर इसमें कोई कमियां हैं तो आप भाई तर्क संगत बात करके बताओ कि इसमें क्या कमियां हैं। आप इसकी जगह स्टेटमेंट्स क्या दे रहे हो? नहीं, आप इसका मोहसिन जी को कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। वो मैं बताता हूं ना, मोहसिन जी को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि इनके तर्क क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। इनके ये जिन लोगों को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि भारत के मुसलमानों ने 1947 में या इस देश पे एहसान किया था, नहीं तो लखनऊ तक पाकिस्तान होता। इसी जयपुर में या इसी जयपुर में कहा गया कि हमने हमारे मुसलमान युवाओं को कंट्रोल कर रखा है, यदि वो सड़क पे आ गए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ऐसे लोगों को इनका सपोर्ट है। भाई जो तर्क दे रहे हैं उसके बारे में बात करिए ना। जो अजमेर शरीफ के जो हेड हैं वो इन दोनों से तो उनका कद ज्यादा बड़ा है ना मुसलमानों के लिए। शहाबुद्दीन खान साहब, जो भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो आपको दलाल क्यों नजर आ रहे हैं? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो अकबर सिंह जी को ये पता नहीं है कि दरगाह अजमेर जो है वो पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत मैनेज होती है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये। जो वहां के जो चिश्ती फैमिली है वो नहीं, जो निजाम होता है सिर्फ वो सरकार से अपॉइंट होता है। यहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पे। तो आप बोलिए कि आप अजमेर शरीफ दरगाह कभी नहीं जाएंगे, वहां से एजेंडा चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है अजमेर शरीफ दरगाह से। आप बोलिए, नहीं इनको बोलिए ना कि ये बोले कि जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो पाक स्थल नहीं है, वहां से एंटी मुस्लिम एजेंडा चलाया जाता है। ये बोले खान साहब आप नहीं जाएंगे, खान साहब आप दरगाह नहीं जाएंगे, आप अजमेर शरीफ दरगाह नहीं जाएंगे, बोल दीजिए ना ऑन एयर सर। खान साहब नहीं जाएंगे ना? नहीं, और वहां से एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, ये बोल देना। शहाबुद्दीन साहब बताइए, नहीं जाएंगे ना आप सर? ये 11 साल भी उन्होंने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम किया। अगर वहां पर एजेंडा चल रहा है बात का, अजमेर शरीफ दरगाह से अगर प्रोपेगेंडा चलता है एंटी मुस्लिम, तो बोलो कि वहां किसी मुसलमान को नहीं जाना चाहिए।
यहाँ पे बैठ के एक्चुअली रिचा जी प्रॉब्लम क्या है कि मुसलमान बटावा नहीं है। जो बात हो रही थी ना, बटावा तो नहीं है, क्योंकि अधिकतर मुसलमान समझ चुके हैं कि इस वक्फ अमेंडमेंट से उनका ही फायदा है। ये जो 200 300 500 लोग जो इसकी मलाई खा रहे हैं ना इनकी प्रॉपर्टी से, वो लोग नहीं चाहते कि ये अमेंडमेंट बिल पास हो। मौशन जी, ठीक है मौशन जी, मौशन जी इतना हंसने वाली बात नहीं है मौशन जी, ये ना बहुत गंभीर मुद्दा, आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत तो सर, ये कोई आपको कॉमेडी नहीं चल रही है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुसलमान कपड़े फाड़ डालेगा आपका। आप दोबारा बोलिए, क्या कह रही हैं आप? मौशन जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? क्या बोल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एकलव्य जी, आप थोड़ा कहेंगी कि मुसलमान क्या चाहता है या मुसलमान बटावा है या नहीं, ये तो हम बताएंगे ना, हमारी कम्युनिटी की बात है। ठेकेदार है क्या मुसलमानों के? क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? ये ठेकेदार है क्या? जमीयत आप कौन है सर? मौशन जी आप हैं कौन? एक तंजीम बताइए जो इसका फेवर कर रही है। मैंने आपको बताया, अगर आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसको आपके हेड ने ये कहा कि इनसे बुला के मुसलमानों की बात कीजिए। मैं वो हूँ, मैं मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए। मुझे बताइए, जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, एक बार सुनिए मेरी बात मौशन जी, जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ मौलाना इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो वो दलाल क्यों है और कैसे है ये बता दीजिए फिर। बात कीजिए सर, ऐसे आवाज नहीं आएगी ना किसी को। तो आपने ये समझ में आ गया ना, आपके आपको पहले तो ये समझ में आ गया ना, मैं आपको समझ में आ गया। बोलिए सर, बोलिए मौशन जी बोलिए। अरे बोलिए सर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं वो हूँ जिसे आपके चैनल ने और आपके बॉस ने ये कहा है कि मुसलमानों की बात इनसे पूछिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस आदमी को आप कोट कर रहे हैं ना, सलमान चिश्ती, उसको बीजेपी खुद इसलिए बैक कर रही है कि उसका चचा अजमेर में जो सनातनी बालिकाओं का रेप कांड हुआ था ना, उसमें मुलव्विस है और उन्हें उसमें राहत चाहिए। बीजेपी को ऐसे ही मुसलमानों का सपोर्ट मिल सकता है। मैं इसका जवाब मुझे एक तंजीम बता दीजिए। जयपाल जी क्यों? देखिए बात ये नहीं, बात ये है कि जब मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और इस बात को उन्होंने कहा ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी किया। एग्जीक्यूट ऐसे किया, जब ट्रिपल तलाक का इशू आया तो ये बातें हुई उस समय भी, और आज भी जो जो इसके पक्ष में है ये कह रहे हैं ये तो एंटी नेशनल है, ये मुसलमान तो बीजेपी से मिले हुए हैं। भाई जब पूरा विश्व आगे प्रोग्रेस कर रहा है, कोई भी इतने मुस्लिम कंट्री है, साथ ही दलाल भी बोला इतने वर्ल्ड के अंदर इतने मुस्लिम कंट्री है, किसी में भी वक्फ बोर्ड कानून है, तो बताइए आप हिंदुस्तान में वही लोग विरोध कर रहे हैं जो मलाई खा रहे हैं, केवल वक्फ की प्रॉपर्टियां 5-5 10 मंजिलें हैं उनका रेंट खा रहे हैं। क्या इस देश में अब ये चलेगा? और ये वक्त की बात कर रहे हैं, जेपीसी की बात कर रहे हैं कि हम विरोध करेंगे संसद के अंदर। आप बताइए जब जेपीसी में गया तो आपके सांसद नहीं थे क्या वहां? वो विरोध करने वाले कहां गए थे उस समय? इस देश में चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी, जो देश के मुसलमान इस देश के साथ हैं, जो वेलफेयर के साथ में मुसलमानों का भला चाहते हैं, वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। खान साहब मैं रुक करूंगी आपको फिर से। संदीप जी, कल ये बिल पेश होना है और स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप लोग वॉकआउट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर बोलकर जाएं सर, क्योंकि आपने खुद कहा था भाई बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। 8 घंटे का समय भी आप लोगों को यहाँ पर दिया गया चर्चा करने के इस बिल पर, तो आप करेंगे चर्चा सुकून से? वॉकआउट तो नहीं करेंगे ना? हमारी लगातार मांग यही थी कि इसके एक एक मुद्दे पे, इसके एक एक अमेंडमेंट पे इस पे चर्चा होनी चाहिए, जबकि वो चर्चा नहीं की गई। आप देखेंगे वक्फ बोर्ड में जो इन्होंने जो बिल लेके आए थे, जो डिसेंट नोट थे जो सांसदों के, वो इन्होंने शामिल नहीं किए, उनको हटा दिए गए। उसके बाद में जेपीसी में जो चर्चा हुई, हर एक एक अमेंडमेंट में कॉलम दर कॉलम उसका उल्लेख नहीं किया इन्होंने, उसको हटा दिया। उसके बाद में आप देखें एनडीए के जो 14 सांसद थे, उन्होंने जो 14 अमेंडमेंट दिए उनको तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, जबकि अपोजिशन की तरफ से जो हमारी तरफ से जो और अन्य दलों की तरफ से जो उन्होंने सुझाव दिए, जो अमेंडमेंट दिए, उनको इन्होंने एक को भी स्वीकार नहीं किया। तो ये एक तरह से थोपने का बिल है जो कतई मंजूर नहीं है। हम इसमें चाह रहे थे बाकायदा जो जेपीसी में जो चर्चा हुई है उसके हर एक एक बिंदु पे, एक एक पहलू पे एक जो विचार हो, और ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे बांटने का काम है, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का है। इनके जितने भी जन विरोधी कानून आए, जो काला कानून था, आप चर्चा कीजिए ना, आप संसद में, आप महंगाई पे कीजिए, बेरोजगारी पे कीजिए, आप इन पे कीजिए ना। आप जिन देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं आप उनसे हट रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री
हमारे सामने नहीं आ रहे, आप कभी लोग देश तो के walk मुद्दों out पे कर नहीं आ देते रहे हैं। सर, समय और की वो समाप्ति हो रही है। लगातार संदीप जी, समय मुद्दों की को समाप्ति भटका हो रही रहे है। हैं। सर, आप एक सिंपल देखिए, सवाल, आप कल walk out आप तो नहीं देखिए, करेंगे आप ना? जो जेपीसी के जो नहीं दे जितने पाएंगे भी आप सवाल का अमेंडमेंट जवाब। हैं ठीक वो है, बिल्कुल भी ठीक है। उनमें उनको शामिल शहाबुद्दीन नहीं खान किया जी, गया है, वो 10 बिल्कुल सेकंड लास्ट एक तरफा कमेंट। थोपा जा ठीक रहा है, है इन बिल को। शहाबुद्दीन जी 10 सेकंड लास्ट कमेंट सर। दरअसल जो है वो बीजेपी जो है वो मुस्लिम एजेंडा, मुस्लिम जो है एंटी मुस्लिम एजेंडे के तहत इस बिल को ला रही है। ये बीजेपी के प्रवक्ता मुझे बता दे कि 11 साल में इन्होंने क्या एक काम किया, वो जो स्कॉलरशिप मिलती थी ट्रिपल तलाक बिल भी लेके आए थे, तब भी आप विरोध कर रहे थे। एजुकेशन के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्कॉलरशिप आपने बंद कर दी। तब भी आपने विरोध किया, बिल बनाया और मुसलमानों ने उसको पसंद किया, उसका समर्थन किया। आज देश की मुस्लिम महिलाओं का भला हो रहा है और देश है जो मोदी जी को मानता है और एक वक्फ अमेंडमेंट बिल भी बनेगा और देश के मुसलमान इसको पसंद करते हैं और बिल को इन्होंने ऋचा जी पूछा, 10 सेकंड में बता देता हूँ कि इन्होंने पूछा कि मुसलमानों के लिए बीजेपी ने क्या किया। मैं आपको बताता हूँ, 2014 से पहले जो टोटल स्किल ट्रेनिंग दी गई मुसलमानों को 2014 से पहले, वो टोटल 20,000 लोगों को दी सरकार ने और पिछले 10 वर्षों में 20 लाख लोगों को दी गई है। 2014 से पहले 5% मुसलमान गवर्नमेंट जॉब्स में थे, आज 10% लोग हैं। नहीं, एक सेकंड, स्कॉलरशिप्स जो टोटल यूपीए सरकार में दी गई थी वो 3 करोड़ थी, इनने 10 वर्षों में 5 करोड़ लोगों को दी है। और जो घर भी होते हैं 14% ये लोग टोटल कुछ ऐसे टोटल इनकी भागीदारी है, लेकिन 36% बेनिफिशियरी मुसलमान है। सच्चाई ये है कि ये बिल तो ऋचा जी आकर रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। मौशन जी 10 सेकंड, मौशन जी 10 सेकंड लास्ट कमेंट। देखिए 10 सेकंड में मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी को ऐसे मुसलमानों का साथ है जो दलाल हैं या उनका बैकग्राउंड रेप से किसी आदमी से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, सबसे पहले अगर इतनी बीजेपी को इतना शौक है तो राम मंदिर ट्रस्ट में जमीयत उलेमाए हिंद या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 4-5 आदमियों को मेंबर ले ले, उसके बाद वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को मेंबर लेने की माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे यहाँ साझा करने के लिए। तो देखिए, अब वक्त पर बिल लेकर आने वाली है सरकार और 2 तारीख को ये बिल आएगा ठीक 12 बजे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ ऐसे मुस्लिम वर्ग है जो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इसके पक्ष में नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इनको मना पाएगी? अगर इस बिल को लेकर आती है बीजेपी तो क्या जो मुस्लिम वोट हैं वो कम हो जाएंगे? खैर, ये देखने वाली बात होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार। वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल की विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंजीमें वो इस बिल की मुखालिफत कर रही हैं। ये वक्फ की गई तमाम ज़मीनों को जो है मैं दूसरे लोगों के हुकूक हो जाएंगे। हालांकि जो ज़मीनें हैं वो अल्लाह ताला की, किसी ज़ात की नहीं है, पर्सनल किसी शख्स की नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार ला रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम पक्षों को बहुत पेशेंटली सुना है। सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए और चर्चा हो गया, अच्छा बिल पास होगा। लेकिन जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। वो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को वाजे कर चुकी हैं कि ये प्रपोज अमेंडमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं। लिहाजा मेरी तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोगों की यही अपील है कि आवाम के आवाज़ को सुनें, इस बिल को पार्लियामेंट से पास ना होने दें, क्योंकि अगर ये पास होता है तो ये मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी।